Hello, good evening, friends. Myself, Dr. Ankur Nayan. I'll be teaching you psychiatry for the coming NEET PG, FMG, and INSET exams. I have made this workbook. You can download this workbook from the given Telegram link and the QR code. And today we'll be discussing about schizophrenia. I have made this workbook in a pictorial and mnemonic based fashion. So we'll be syncing the workbook and video lectures, and then we'll try to solve all the questions in the coming exam. Schizophrenia. What is schizophrenia? Basically, schizophrenia means schizo means a split and phrenia means mind. So it is a prototype of psychotic disorder. So what are the core features of a psychotic disorder? So I have given this mnemonic. इसका mnemonic है judgment, rest in peace. जो भी psychotic disorder होते हैं उनमें basically judgment जो होता है वो अपना खराब हो जाता है, तो उसको अपन ने mnemonic से समझा है judgment, rest in peace. That is judgment, reality contact, insight and personality. तो हम जो साइकोटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं उनमें ये चारों चीज जजमेंट, रियलिटी कॉन्टैक्ट, इंसाइट और पर्सनैलिटी, ये चारों चीज क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है. सो दिस इज द कोर फीचर ऑफ ए साइकोटिक डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया इज अ प्रोटोटाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर. अब हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला आया था थ्योरी वो क्रैपलिन ने दिया था. उन्होंने क्या बोला था? कोर्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस को डिफाइन करा. दो टाइप से डिफाइन करा, या तो कंटिन्यूअस या एपिसोडिक. तो कंटिन्यूअस इलनेस ही गेव द टर्म डिमेंशिया प्रिकॉक्स. व्हाट डू यू मीन डिमेंशिया? डिमेंशिया इज द cognitive decline. Cognitive decline. And precox, that is early onset. तो उन्होंने देखा कि बहुत जो मेजर अर्ली एज वाले पेशेंट्स हैं ऐसे जो कॉग्निटिव डिक्लाइन से प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दूसरा पैटर्न ये देखा एपिसोडिक पैटर्न. एपिसोडिक पैटर्न जिसमें पेशेंट बीच में इलनेस हो रही है, फिर कुछ दिनों के लिए नॉर्मल हो जा रहा है, फिर से इलनेस हो रही है, फिर से नॉर्मल हो जा रहा है, फिर से इलनेस हो रही है. द पैटर्न इज एपिसोडिक. तो ही told that the continuous pattern is dementia precox and the episodic pattern is manic depressive psychosis. This is the mania, this is the depression, this is again mania. So what is the difference between that continuous pattern and episodic pattern or the course of the illness? Continuous में क्या है? Exacerbation and remission. The disease, like I have made this graph, this is the exacerbation and this is the remission phase. But the duration, but the course is continuous. While in episodic pattern, there is illness, then there is recovery, illness, recovery, illness. Okay. So in this continuous, there is exacerbation and remission, and in episodic, there is complete recovery. I've already told you, मैंने बोला कि डिमेंशिया में क्या होगा? कॉग्निटिव डिक्लाइन. तो इसमें क्या है? कॉग्निटिव डिक्लाइन मिलेगी. इसमें क्या है? एपिसोडिक पैटर्न में देयर विल बी नो कॉग्निटिव डिक्लाइन. It will be of chronic course, and in episodic there will be intermittent. Then later on, this dementia precox, this was classified into schizophrenia, and this episodic was the manic depressive psychosis was termed as bipolar disorder. तो ये अपन समझ गए हिस्ट्री से कि क्रैपलिन जो था उन्होंने ही पहले कोर्स ऑफ इलनेस के हिसाब से कोर्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस को डिवाइड करा. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय ब्लूलर. ब्लूलर ने क्या बोला? फर्स्ट ही कॉइन्ड द टर्म सिजोफ्रेनिया और उन्होंने 4A ऑफ सिजोफ्रेनिया दिया. अब एग्जाम में अपने को 4A तो याद रहता है कि हाँ 4A है, बट एग्जाम में एक एग्जामिनर एक ऑप्शन अलग देगा. अपनी क्या है, 4 गर्लफ्रेंड है, सबके नाम अलग अलग, पांचवा का नाम दे दिया अनामिका, आराधना, अनन्या.
अब एग्जाम में अपन ने कंफ्यूज हो गई कौन सी थी, तो अपन ने उसको क्या किया, एक अलग से निमोनिक बना लिया, उसका है यूएसएमएफ। ये तो है ही, उसके साथ यूएसएमएफ, तो इसको अपन एयू है, फिर लिखेंगे ऑटिज्म एसोसिएशन डिस्टरबेंस, देन एम्बिवेलेंस, and the last one is affective disturbances. So ब्यूलर पॉइंट टर्म सिजोफ्रेनिया 4A दिया, 4A अपने को याद तो रखना ही है, उसके साथ साथ क्या निमोनिक याद रखनी है, यूएसएमएफ एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, एयू ऑटिज्म, एएस एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस, फिर आता है एम्बीवेलेंस और फिर इफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस। अब इसके बारे को अपन को समझेंगे कि इसकी है क्या। तो ऑटिज्म, ऑटिज्म व्हाट इज, इट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब ये क्या होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर क्या होता है? तो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स जो होते हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, दैट इज आल्सो नोन फैंटेसी थिंकिंग, लिव्स इन देयर ओन वर्ल्ड। और अगर वो खुद की दुनिया में रहेंगे तो क्या करेंगे, सोशली विड्रॉन रहेंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अकेले रहेंगे, दैट इज सोशली विड्रॉन, एंड दैट विल बी द बिहेवियर। तो फर्स्ट विल बी द ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर। ऑटिस्टिक थिंकिंग मीन फैंटेसी थिंकिंग, अपने खुद के वर्ल्ड में रह रहे हैं, सोशली विड्रॉन बिहेवियर, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस। एसोसिएशन डिस्टर्बेंस में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, LOA, लॉस ऑफ एसोसिएशन, which is also a part of formal thought disorder। फिर थर्ड है एम्बिवेलेंसी। एम्बिवेलेंसी मतलब क्या होता है, इनडेसिसिवनेस, वेदर टू डू इट वेदर टू नॉट, एक थॉट पे इनडेसिसिवनेस, थॉट द लेवल ऑफ थॉट। एंड अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, अफेक्टिव मीन्स इमोशंस, so there will be emotional disturbances like emotional blunting, flattening, that is the ये affective मतलब decrease emotional expression। अब इसको अपन एक कहानी की तरह समझ लो, एक बार में याद कर लो। ब्यूलर है, ब्यूलर ने क्या किया, सबसे पहले ब्लो किया, ब्लो क्या किया, सिजोफ्रेनिया वर्ड। फिर उसमें क्या है, 4A आया, 4A आएगा। फिर क्या है, उसमें अपने निमोनिक बनाया यूएसएमएफ, एयू ऑटिज्म, देन देयर इज एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस, देन देयर इज एम्बिवेलेंस एंड अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस। इतना याद हो गया। अब ऑटिज्म एक सिजोफ्रेनिया का बंदा है, खुद के वर्ल्ड में खुद सोच रहा है कि यार एक लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, उसके साथ है, उसके साथ नहीं है, अकेला है, रह रहा है और याद कर रहा है, उसको याद कर रहा है, ठीक है, वो हो गया उसकी फैंटेसी थिंकिंग, लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। फिर क्या है, कोई दोस्त आके उससे पूछा कि ठीक है भाई, तू लड़की के बारे में बता कि क्या है, तो उसके बारे में कुछ भी बता रहा है कि ऐसा है वैसा है, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, कुछ भी एसोसिएटेड नहीं है, जो प्रॉपर ट्रेन ऑफ थॉट्स है वो उस ट्रेन में नहीं है। तो वो क्या है, लॉस ऑफ एसोसिएशन है, कुछ भी बोल रहा है, दोस्त कह रहा है क्या बकवास कर रहा है, तो वो हो गया लॉस ऑफ एसोसिएशन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फिर क्या, एम्बिवेलेंस, इंडेसिसिव है, उसको मैसेज करूं ना करूं, मैसेज करूं ना करूं, थॉट के लेवल पे इंडेसिसिव है, एम्बिवेलेंस हो गया। फिर बोला कि अरे यार होना जाना तो कुछ है नहीं, मैसेज नहीं करता हूँ, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, डिक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल ब्लंटिंग हो गई, ठीक है। तो ये अपने को इस स्टोरी के फॉर्म में ब्लूलर के 4A और निमोनिक फॉर्म में 4A याद हो गया, ठीक है। फिर कुछ और पुरानी थ्योरीज थी, क्रेसमर और सेल्डन की थ्योरी।
दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन बॉडी टाइप। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ये काफी पतला बना है, थोड़ा एवरेज है, दिस इज द एवरेज, ये जो है वो एवरेज है, और ये काफी मोटा है, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये काफी, हिंदी में बोले तो पतला है, और ये क्या है, गोलू मोलू, ठीक है, गोलू मोलू तो कोई बोलता नहीं, बोलता है मोटा है ना। तो क्रिसमस के बॉडी टाइप में एस्थेनिक विच इज वेरी थिन, थिन पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी, एथलेटिक नॉर्मल मस्कुलर, एंड पिकनिक इज वेरी लाइक ओवरवेट एंड लाइक दैट, गोलू मोलू मोटा। तो इसको निमोनिक्स अपन याद रखेंगे। और इसी तरफ सेल्डन में क्या, इक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। तो पतला पी से याद रख लो, दोनों में आएगा, एस्थेनिक और इक्टोमॉर्फ दोनों में आएगा। तो पी से याद रख लो साइकोसिस, और साइकोसिस का प्रोटोटाइप क्या है, सिजोफ्रेनिया। तो जो एस्थेनिक और इक्टोमॉर्फ टाइप होंगे वो क्या होंगे, प्रिडिस्पोज सिजोफ्रेनिया के लिए। और जो पिकनिक और इंडोमॉर्फ है, जो मोटा है, वो होगा किसके लिए, मूड डिसऑर्डर, या बोले तो बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये बॉडी टाइप से पुराने में दिया था। दीज थ्योरीज आर ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट नाउ, बट हाँ, इट इज अ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंस है, तो वी नीड टू नो अबाउट दैट, ठीक है। और इजी सा वो है, पतला फॉर साइकोसिस, मोटा फॉर मूड डिसऑर्डर, तो इससे अपने को दो थ्योरीज और याद हो गए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय स्नाइडर थ्योरी, 11 SFRS, उसने 11 फर्स्ट टाइम सिम्टम्स दिया था, 11 स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। अब अपने को ये 11 का 11 पता होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक निमोनिक बनाया, पीएमटी, ठीक है, पीएमटी, जैसे अपने को पीएमटी में सारा कुछ पता होना चाहिए, जैसे 11 ये भी पता होना चाहिए। तो पी इज फॉर परसेप्शन, एम इज फॉर मेड फिनोमिना, टी इज फॉर थॉट, और प्लस दो अलग से बचेंगे, तो वो अपन कर लेंगे अदर्स में, ठीक है। पीएमटी परसेप्शन, परसेप्शन में क्या आएगा, ए एच आएगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। तो अपन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो है इसको तीन तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई मेड दिस पिक्टोरियल इमेज, इसमें क्या होगा, द पर्सन इज हियरिंग हिज ओन थॉट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, थॉट इको, दैट इज हियर्स ओन थॉट, ऐसा बोल सकते हैं, ऑडिबल थॉट्स। जो उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वही थॉट्स उसके उसको सुनाई देगा, ऐसा वो पेशेंट आके बोलेगा, मेरे दिमाग में चल रहा है डॉक्टर साहब, मेरे को वही सुनाई दे रहा है। तो ये है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फिर है सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, इसमें क्या होता है, द पेशेंट विल हियर सम कमांडिंग टाइप ऑफ एएच, कमांडिंग टाइप, पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कानों में आवाज आती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम मर जाओ, या मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा, कमांडिंग टाइप, परसिक्यूटरी टाइप, कि तुम्हें ये करना है, तुम खुद को मार लो, तुम खुद को हानि पहुंचा लो, पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं ऐसा बोल के कि डॉक्टर साहब मुझे तो कान में आवाज आई थी कि उसने बोला कि फांसी लगा लो। तो ऐसा कुछ कमांडिंग परसिक्यूटरी टाइप की उसको आवाज सुनाई देगी, एएच। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन है इन तीनों में, ये मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मोस्ट कॉमन है। कमांडिंग टाइप और इसको और क्या बोलते हैं, रनिंग कमेंट्री, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। फिर क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है, पेशेंट बोलता है कि मेरे को तो तीन चार लोगों की आवाज सुनाई देती है, सिर्फ एक आवाज नहीं आती है, बहुत आवाज आती है जो मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलेगा, एक लड़की बोलेगी, फिर वो आपस में डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट क्या है, सेंटर में है, और ये क्या है, ये सारे सबकी आवाजें हैं, ये इसको सुनाई दे रही है, थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या है, मल्टीपल वॉइसेस, ठीक है, डिस्कसिंग अबाउट द पेशेंट।
तो अपने को इससे परसेप्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में खुद की आवाज सुन रहा है, दैट इज द ऑडिबल थॉट्स, थॉट इको। सेकंड पर्सन विच इज द मोस्ट कॉमन, इसमें क्या है, कमांडिंग परसिक्यूटरी टाइप की आवाज आ रही है उसको, जो क्या है, रनिंग कमेंट्री है एक तरह से, उसके बारे में उसको कुछ बोल रहा है करने को। और थर्ड पर्सन क्या है, मल्टीपल वॉइसेस हैं, अलग अलग टाइप के, मेल फीमेल, या तो सारे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, वो उसके बारे में, पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है, वो उसको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द, ये पहला हो गया परसेप्शन विच इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तीन हो गए, एक दो तीन। अब नेक्स्ट थ्री क्या है, मेड फेनोमेना। मेड फेनोमेना, मेड फेनोमेना का क्या मतलब होता है कि पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैंने नहीं करा है, वो मुझसे करवाया गया है। इसको क्या बोल सकते हैं, आई हैव बिन मेड या फोर्स टू डू इट। डॉक्टर साहब मैंने नहीं करा, किसी और ने करवाया है। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट में इंटरव्यू ले लो चहल का, कुलदीप का, वो क्या कहते हैं, अरे विकेट मैंने नहीं लिया है, वो तो माही भाई थे, तो उन्होंने जो टिप्स दिया, ट्रिक्स दिया, उससे मैंने विकेट ले लिया। तो उसी का निमोनिक उठा लिया अपन ने, एम से माही और वी से भाई। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, वी फॉर वोल्यूशन, ए इज फॉर इफेक्ट, और आई इज फॉर इम्पल्स। वोल्यूशन का मतलब होता है एक्शन, एक्ट्स। इफेक्ट का मतलब बताया था पहले, वो क्या है, इमोशंस। और इम्पल्स का मतलब होता है अर्ज, इंस्टेंट अर्ज, इरेसिस्टिबल अर्ज। तो पेशेंट विल से, किसी को जाके चाटा मार दिया और फिर बोला कि मैंने नहीं करा, वो मुझसे करवाया गया, मतलब माई एक्ट जो है, आई हैव बीन मेड फोर्स टू डू इट। ठीक है, इफेक्ट, हंस रहे हैं, सेल्फ स्माइलिंग हो रहा है, अरे मैं तो नहीं हंस रहा, मुझसे कोई लोग कह रहा है हंसने को, मुझसे ऐसा वो करवाया गया, इमोशंस। फिर इसी तरह इम्पल्स भी है, अर्ज। ये तीनों हो गए मेड फिनोमिना। तो थ्री हो गए परसेप्शन, थ्री हो गए मेड, सिक्स हो गए। फिर आओ थ्री थॉट फेनोमेना पे। ठीक है, थॉट फेनोमेना, ये डायग्राम है, इसमें देखो, माइंड थॉट इंसर्शन, दैट थॉट हैज बीन इंसर्टेड इनटू माइंड, एक तरफ से इंसर्ट किया, फिर थॉट विड्रॉल। ठीक है, थॉट इंसर्शन हो गया, मेरे दिमाग में थॉट डाला किसी ने, थॉट विड्रॉल क्या हो गया, दिमाग से थॉट चुरा लिया किसी ने। ठीक है, और चुरा के क्या है, क्या ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको फैला दिया, बांट दिया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, थॉट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ये अपने हो गए थॉट फेनोमेना, तीन, तीन परसेप्शन, तीन मेड फेनोमेना, तीन थॉट फेनोमेना। अब बचा था अपना दो, अदर्स। तो अदर्स में क्या है, अपने को दो चीज याद रखनी है। पहला क्या है, सोमैटिक पैसिविटी, सोमैटिक पैसिविटी, और फिर क्या, डिल्यूजनल परसेप्शन। अब ये लास्ट जो दो हैं, इसको समझो। जो सोमैटिक पैसिविटी है, वो क्या है कि जैसे अपने को किसी ने यहाँ पे ऐसे टच किया, तो अपने को सेंसेशन फील हुआ, लेकिन अब अपन बोले कि जो अपना सेंसरी एरिया का रेंज है, उससे दूर से कहीं से अपने को सिग्नल्स आ रहा है, अपने को सेंसेशन आ रहा है, जो अपने एरिया ऑफ सेंसेशन है उसके बियॉन्ड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, विसरल हेलुसिनेशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विसरल हेलुसिनेशंस। जैसे एग्जांपल, कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, बहुत दूर, अपने आउट ऑफ रीच है, उसके थ्रू अपने को सिग्नल्स आ रहे हैं, सेंसेशन आ रहे हैं, और अपन बॉडी में फील कर रहे हैं। सोमैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक, सोमैटिक मीन्स बॉडी, बॉडीली सेंसेशन। एग्जाम्पल देता हूँ एक, यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा, अब पेशेंट कह रहा है कि जो मेरा हेडेक हो रहा है, वो यूक्रेन ने मिसाइल इधर भेज दिया, वो मेरे दिमाग में चला गया, उसके कारण हेडेक हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यूक्रेन जो है अपने, जो इंडिया में बंदा है, उसके सेंसरी रिच से बहुत बाहर की बात है, एक्सटर्नल एजेंसी हो गया, और सोमैटिक सेंसेशन क्या हो गया, हेडेक हो गया। फिर एक पेशेंट कह रहा है, वही पेशेंट कह रहा है कि सर रसियन ने रसियन भेज दिया, तो मेरा हेडेक कम हो गया। तो ये क्या हो गया, वो भी आउट ऑफ रीच वाली बात है। तो इसे क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंसी है, उसे सोमैटिक सेंसेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर एक क्या है, अब रसियन की बात करें अपन, तो इंडियन की बात करते हैं। तो इंडियन एस्पेक्ट में देखो, डिल्यूजनल परसेप्शन, डिल्यूजन परसेप्शन क्या होता है, डिलीवर्ट इज डिल्यूजन,
इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑफ थॉट। इसको अपन समझते हैं जैसे डिल्यूजन परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? नॉर्मल परसेप्शन, अपन किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परसेप्शन परसीव कर रहे हैं, तो नॉर्मल परसेप्शन। अपन ने इस लड़की को देखा, लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, ठीक है, लाल परी गाना है ना आजकल, लाल परी। लेकिन सिजोफ्रेनिया का बंदा रहेगा तो लाल परी में ढूंढेगा, वो ये नहीं कहेगा लाल परी दिलवा दो मुझको लाल परी, वो ये कहेगा लाल, लाल दैट इज रेड, रेड इज द साइन ऑफ डेंजर, डेंजर मतलब शी इज गोइंग टू किल मी, दैट इज द फॉल्स मीनिंग। ये क्या हो गया? फॉल्स मीनिंग। नॉर्मल परसेप्शन क्या हो गया? रेड कलर, मतलब वुमेन है रेड साड़ी में, वो उसका नॉर्मल परसेप्शन हो गया, फॉल्स मीनिंग हो गया शी इज गोइंग टू किल मी। व्हाई शी इज गोइंग टू किल मी? क्योंकि लाल साड़ी पहनी है। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए, सोमैटिक पैसिविटी और डिल्यूजनल परसेप्शन, ठीक है। तो ये अपने को 11 पॉइंट्स हो गए स्नाइडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो दिस इज द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप आराम से कर लोगे। अब आते हैं सिजोफ्रेनिया की एपिडेमियोलॉजी पे। तो ऐसा मानता है कि 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सिजोफ्रेनिया होने के उसमें प्रिवलेंस रहती है। जो DSM-5 का न्यू डेटा है उसने 0.3 to 0.7% उसको कर दिया, मतलब 1% से स्लाइटली लेस, ठीक है। मेल फीमेल में प्रिवलेंस ऑलमोस्ट इक्वल है एंड इट इज मोर इन लोअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस। अब मेल फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल है तो अपन यही याद कर लेते हैं कि मेल फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल किस्म के कौन कौन सी डिजीज होती है जिसमें मेल फीमेल में इक्वल होता है। तो फर्स्ट इज द सिजोफ्रेनिया एंड सेकेंड इज बाइपोलर डिसऑर्डर 1। ये दो डिजीजेस हैं जो अपने मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनमें मेल और फीमेल की प्रिवलेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर कौन से ऐसे डिजीज होते हैं विच आर द डिजीज इन विच फीमेल प्रिवलेंस इज मोर देन मेल? तो इसके लिए अपन ने एक निमोनिक बनाया, BRD जो कॉलेज है, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, तो BRD कॉलेज गोरखपुर। तो BPLD 1 वहां था, तो यहाँ पे अपन डाल दो BPLD 2, फिर BPLD इसमें ही एक हो जाएगा रैपिड साइक्लर्स, और फिर हो जाएगा डिप्रेशन, और गोरखपुर में जी से गर्ल्स याद रख लेना। BRD गोरखपुर से इस निमोनिक से ये अपने याद हो जाएगा। कभी कभी ऑड वन आउट स्टेटमेंट में ये ऐसा प्रिविलेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर अपन एज ऑफ ऑनसेट की बात करते हैं, तो ये ग्राफ याद कर लेते हैं, इससे अपने को पूरे सिजोफ्रेनिया का जितना भी एज है ना वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने ये बनाया मेल का, ब्लू मेल है, फीमेल पिंक है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो फीमेल में क्या है, मेल में क्या है, ये 10 से लेकर 25 तक ये एज ऑफ ऑनसेट है, ठीक है। तो मेल में क्या हो गया, जो एज ऑफ ऑनसेट हो गया वो कितना हो गया, 10 to 25 ईयर्स, अर्ली ऑनसेट। अब फीमेल में क्या है, 25, 25 जैसे उसका खत्म हुआ इसका स्टार्ट हो गया, तो 25 to 35, और फिर एक होता है 45 के बाद। तो अपन ये देख रहे हैं इस ग्राफ से कि जो मेल है उसमें जो एज ऑफ ऑनसेट है वो कितना है, 10 to 25 ईयर्स है, और फीमेल में दो है पीक, एक 25 to 35 है और एक मोर देन 45 है। तो इसको बोलते हैं कि फीमेल में जो होता है वो बाई मोडल पीक होता है, ठीक है। दो एज ग्रुप के अंदर अपने को ये इसका एज ऑफ ऑनसेट का पीक मिल रहा है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखो 18 के नीचे, 18 के नीचे जो आ रहा है वो क्या है, अर्ली ऑनसेट सिजोफ्रेनिया, ठीक है, 18, ठीक है। फिर चाइल्डहुड ऑनसेट कब बोलेंगे, जब 13 के नीचे होगा चाइल्डहुड ऑनसेट। अब एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं 18 था 13 था 18 था 13 था, तो कुछ नहीं, अपने को 13 याद रखना, एक याद रख लिया 13 चाइल्डहुड ऑनसेट। 13 को अपन ने जोड़ दिया ऐसे, 13 था, 13 को अपन ने ऐसे ही जोड़ दिया, 18 हो गया, ये अर्ली ऑनसेट हो गया। तो मेल में कितना हो गया, 10 to 25, 18 हो गया अर्ली ऑनसेट, 13 चाइल्डहुड ऑनसेट, 13 में से जोड़ा वो हो गया अर्ली ऑनसेट। फिर और क्या है, 45 के ऊपर फीमेल का दो पीक था, 25 35 और 45 के ऊपर। तो 45 के जो ऊपर एज वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन,
लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया। और जो 60 के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरी लेट ऑनसेट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप इतनी एज ग्रुप वाली चीजें पढ़ा क्यों रहे हो, इतना तो इतने तो कोई मतलब नहीं है, होता है तो होता है, क्या मतलब है अपने को। तो ये पढ़ाने का ये मतलब है कि जो अर्ली ऑनसेट वाले होते हैं, ठीक है, और जो लेट ऑनसेट वाले होते हैं, इनके प्रोग्नोसिस में अंतर होती है। ठीक है। तो इसको जो अपन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे इस एज का इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है। चलो ये इपिडेमियोलॉजी अपन बेसिक बेसिक समझ लिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। नाउ विल बी कमिंग टू इटियोलॉजी। ठीक है, कॉज, बेसिकली कॉज, इटियोलॉजी क्या है। अब इटियोलॉजी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है कोई भी डिजीज के लिए, जीएफ और ईएफ। जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, और ईएफ मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। तो जीएफ मतलब जेनेटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो ये सेकंड मोस्ट हेरिटेबल डिसऑर्डर है, इट इज द सेकंड मोस्ट हेरिटेबल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है। देन द क्वेश्चन इज कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है, हेरिटेबल साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है। तो मोस्ट कॉमन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। फर्स्ट होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेकंड होता है सिजोफ्रेनिया, और थर्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर। बट अपने को दो याद रखना है, मोस्ट कॉमन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और हेरिडिबिलिटी जो है सिजोफ्रेनिया की भी इंक्रीज है, इंक्रीज प्रिवलेंस इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। ठीक। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है, डी जॉर्ज सिंड्रोम से। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिलीशन होता है, 22q11 की डिलीशन होती है। डिजॉर्ज सिंड्रोम, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिजॉर्ज सिंड्रोम, वेलो कार्डियो फेशियल सिंड्रोम। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन सा इसमें से सिजोफ्रेनिया का ज्यादा रिस्क है सिजोफ्रेनिया डेवलप करने का, तो डिजॉर्ज सिंड्रोम है, प्रिवलेंस है, हेरिटेबिलिटी है। तो फिर अपन हेरिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो अलग अलग सिचुएशंस में इसकी हेरिटेबिलिटी अलग अलग, जैसे अपन ने बात करी कि जनरल पॉपुलेशन जो है उसमें ऑलमोस्ट 1% है, 1% और लेस देन 1%, अप टू 0.7%, 1% अपन याद रखते हैं। फिर क्या है, नॉन ट्विन सिबलिंग। तो नॉन ट्विन सिबलिंग को अपन ऐसे याद रख लो, दो बच्चे हैं, नॉन ट्विन है, अलग अलग है ना, इसको अपन से जोड़ लिया, तो ये क्या हो गया, 8%, 8%। फिर अगर वन पेरेंट में सिजोफ्रेनिया है या डाइजाइगोटिक ट्विंस है, तो इसको याद रख लो कि ओ पी डी, ओपीडी जो होती है वो 12 बजे तक होती है, तो 12% याद रख लिया। फिर क्या है, बोथ पेरेंट सिजोफ्रेनिया, बोथ पेरेंट, एक एक्स एक्स एक एक्स वाई, तो दो इधर हो गए दो इधर हो गए, 2 into 2 4, और एक बच्चा 0, 40%। ऐसा याद करने का तरीका है ना, मैंने वैसे ही याद करता अपने एग्जाम समय में। जनरल पॉपुलेशन 1%, नॉन ट्विन सिबलिंग ऊपर ऊपर बनाया 8%, ओपीडी 12 बजे तक 12%, बोथ पेरेंट 2 into 2 4, 40%, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है 48%, 12 into 4, 48%। ठीक है। तो मोनो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसमें मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है। फिर बोथ पेरेंट में, फिर बोथ पेरेंट में, फिर दैट इज वन पेरेंट और डाइजाइगोटिक ट्विंस में इक्वल है, और फिर नॉन ट्विन सिबलिंग में। ये अपने जो निमोनिक बना है इससे याद हो जाएगा, तो ये अपने को प्रिवलेंस पता चल जाएगा हेरिटेबिलिटी का। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द कैंडिडेट जीन्स। कुछ स्टडीज होते हैं, जीनोमिक एसोसिएशन वाइड स्टडीज होते हैं, गोस, जीनोमिक वाइड एसोसिएशन स्टडीज। तो इन्होंने कुछ कैंडिडेट जीन्स के बारे में बताया कि विच प्रीडिस्पोज ए पर्सन टू हैव सिजोफ्रेनिया। तो इसके लिए अपन ने नॉर्मली तो क्या होते हैं, वो जीन्स चुपचाप रहते हैं, डीएनडी मोड में रहते हैं, लेकिन वो फिर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो दे कैन कॉज सिजोफ्रेनिया। तो पहला क्या है, डीएनडी, तो फर्स्ट इज द डिस्क 1। ठीक है, ये चीज क्रोमोसोम हो जाएगा 1q पे। दूसरा है न्यूरोग्यूलिन, ये हो जाएगा 8p पे। और थर्ड है डिस्ट्रोब्रेविन, ये हो जाएगा
6p पे, 1 से 1 याद ही हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोगुलिन जो है वो 8 पे है और डिस्ट्रोब्रेविन जो है वो 6p पे है। तो ये 3 जीन्स है और एक और जीन है इसके साथ COMT। तो ये 4 जीन अपने को याद रखनी है। ऐसे याद रखना है कि नॉर्मली जीन्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, DND मोड में होते हैं, लेकिन अगर इनका एक्सप्रेशन होता है तो अपने को सिजोफ्रेनिया के रिस्क चांसेस इंक्रीज आते हैं। डिस्क 1 से 1Q, बाकी जो बचे वो P वाले, तो न्यूरोगुलिन 8p और DND जो है वो 6p। तो ये हो गया अपने जीन्स के बारे में। GF जेनेटिक फैक्टर। अब GF के बाद है EF इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब GF से उठा लो, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था स्वाति, ठीक है। तो स्वाति जो थी उसकी जो पोस्टिंग थी वो DH में लग गई, ठीक है, DH घर से दूर। सी हैड टू इमिग्रेट, उसको इमिग्रेशन करना पड़ा वहां जाने के लिए, ठीक है। तो उसको हो गया बाद में सिजोफ्रेनिया। तो इसको अपने को अपने निमोनिक से याद करते हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अपने को सिजोफ्रेनिया के लिए प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो पहला निमोनिक है एस, एस फॉर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। फिर है विंटर सीजन में अगर बर्थ होता है तो ये सब है विंटर सीजन में बर्थ। देन एडवांस्ड पैटर्नल एज, ठीक है, एडवांस पैटर्नल एज। देन देयर इज ट्रॉमा, देन देयर इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया फीटल हाइपोक्सिया होगा, मतलब कोई भी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। देन ट्रॉमा, ट्रॉमा इज हेड इंजुरी। विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन से वायरस का प्रिवलेंस ज्यादा होता है? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रीनेटल एक्सपोजर। फिर बता डी फॉर ड्रग्स। ड्रग्स में 3 सिजोफ्रेनिया, ऊपर ऊपर माइंड का, माइंड के ऊपर क्या पहनते, कैप, ब्रेन के ऊपर कैप। तो कैप निमोनिक से याद रख लो। कैनाबिस, कैनाबिस का सिजोफ्रेनिया क्या है? कैनाबिस क्या सिजोफ्रेनिया कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, प्लस कोकेन वाले केसेस में भी कोकेन। देन एम्फिटामिन एंड हेलुसिनोजन लाइक फेनसाइक्लिडिन। और बताया था क्या, स्वाति तो थी वो DHI, उसको होम से इमिग्रेशन करना पड़ा, ठीक है। तो इमिग्रेशन इज ऑल्सो एन कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो अपन ने GF और EF दोनों फैक्टर्स देख लिया। GF में क्या था, जेनेटिक फैक्टर्स थे, हेरिटेबिलिटी इंक्रीज थी 1%, फिर 8% नॉन ट्विंस में OPD 12 बजे तक, बोथ पेरेंट 2 into 2 40%, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 12 into 4 48%। जो जीन्स थे DND मोड, डिस्क 1 न्यूरोगुलिन और डिस्ट्रोग्रेविन और COMT। और फिर EF था, GF को ही उठा दिया, स्वाति जो थी। तो एज फॉर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, विंटर सीजन बर्थ, विंटर सीजन में इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एडवांस पेटर्नल एज। और ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा हेड इंजरी, हाइपोक्सिया ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। ड्रग्स में जो है माइंड वाले, माइंड के ऊपर कैप डाल दो, तो कोकीन और कैनाबिस हो गया। ए फॉर एम्फिटामिन, पी फॉर फेनसाइक्लिडिन, और होम से याद रखो इमिग्रेशन। तो ये अपने को इपिडेमोलॉजी और इटियोलॉजी समझ लिया। नाउ अब न्यूरोबायोलॉजी बात करते हैं कि न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी में 4 पार्ट, न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोपैथोलॉजी। तो सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्या न्यूरो एनाटॉमी है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व? तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं भाई? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल कॉर्टेक्स और लिम्बिक एरियाज। लिम्बिक एरियाज में ACC हो गया अपना, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला। अब ACC सीमेंट होता है, ठीक है ना, एक निमोनिक हो गया, ACC सीमेंट हो गया, हिप्पोटामस आया, उसने ACC वाले उसको गिरा दिया दीवार को, तो गया, तो सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल कॉर्टेक्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 4 पाथवेज, 4 पाथवे डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं, ठीक है। इस पाथवे को अपन समझते हैं। पहला क्या है, मीजो कॉर्टिकल पाथवे, ठीक है। मीजो मतलब क्या होता है, मिड, और कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स।
इसी तरह मीजो मतलब मिड, लिम्बिक मतलब लिम्बिक एरियाज और लिम्बिक एसोसिएशन एरियाज। तो जो मीजो कॉर्टिकल है, इट विल बी द मिड ब्रेन वेंट्रल टेगमेंटल एरिया टू कॉर्टिकल एरियाज, वीटीए। जो मीजो लिम्बिक है, फ्रॉम द मीजो अगेन मिड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया टू द लिम्बिक एसोसिएशन एरियाज न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा टू स्ट्राइटम और ट्यूबरो-इन्फ्लेंडर एरिया इज फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। अब अपन इसके नॉर्मल फंक्शंस की बात समझते हैं। मीजोकॉर्टिकल सीओ is responsible for cognition, emotions and executive function. It is the normal function of when the dopamine is there in mesocortical pathway. Mesolimbic pathway, it is the reward pathway या पैसे वाला pathway, MRP pathway for motivation, reward and pleasure. Nigrostriatal pathway, it is the pathway which is responsible for motor control and coordination. मोटर कंट्रोल, इस पेन को साथ में लेना है, मोटर कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपन, है ना, मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर द स्मूथनेस एंड एक्सक्यूशन ऑफ द मूवमेंट। एंड ट्यूबुलो इन्फ्लुएंडेबल पाथवे जो है वो क्या है, उसका नॉर्मल फंक्शन है डोपामिन इज देयर टू इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। तो जो डोपामिन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोलैक्टिन। डोपामिन को इसलिए और क्या भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये इसके नॉर्मल फंक्शन हो गए। मीजोकॉर्टिकल जो है वो अपना मिड ब्रेन, मीजो मतलब मिड, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से गया अपना कॉर्टिकल एरिया। मीजोलिम्बिक जो है वो मीजो मतलब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ऑफ मिड ब्रेन से गया न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, इज आल्सो नोन एज रिवॉर्ड पाथवे, एमआरपी पाथवे, मोटिवेशन रिवॉर्ड एंड प्लेजर पाथवे। नाइग्रोस्ट्रेटल फॉर मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ट्यूबुलो इन्फ्लुएंडेबुलर पाथवे जो है वो नॉर्मल स्टेट में प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। अपन से क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन देखते हैं क्या है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे स्किज्म, यहाँ क्या होता है, डिक्रीज इन डोपामिन विच लीड्स टू नेगेटिव सिम्टम्स। विल बी डिस्कसिंग फर्दर अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। तो मीजोकॉर्टिकल पाथवे जब सिजोफ्रेनिया में इफेक्ट होता है तो डोपामिन डिक्रीज होता है और वो नेगेटिव सिम्टम को प्रोड्यूस करता है। मीजोलिम्बिक पाथवे इन सिजोफ्रेनिया इंक्रीज डोपामिन, एमआरपी पाथवे पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्रेजीनेस इंक्रीज डोपामिन, पॉजिटिव पाथवे। नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे जब अपन एंटीसाइकोटिक देते हैं डोपामिन ब्लॉक होता है, इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, movement disorder, and in normal function of the duplo-influencer pathway is to decrease prolactin secretion. So when we give antipsychotic dopamine pathway, there will be increase in prolactin secretion, which is known as hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia. तो ये अपने 4 पाथवेज हो गए न्यूरोएनाटॉमिकल कोरिलेट्स। अब अपन देखते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। डोपामिन के बारे में अपन ने पढ़ा अभी। डोपामिन जो है वो इंक्रीज का है मीजो लिम्बिक पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव सिम्टम। साथ साथ डोपामिन इज ऑल्सो डिक्रीज का है मीजोकॉर्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव पाथवे। सेरोटोनिन जो है इंक्रीज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। एंड कमिंग टू दीज neurotransmitters like norepinephrine, acetylcholine and GABA, there is loss of norepinephrine neurons, loss of cholinergic neurons, loss of GABAergic neurons। तो तीनों का लेवल क्या होगा, कम होगा। अब लॉस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरॉन्स होंगे तो क्या होगा, एनहिडोनिया। और एनहिडोनिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन नेगेटिव सिम्टम। लॉस ऑफ कोलिनर्जिक फाइबर्स विल लीड टू लॉस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कॉग्निशन, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन। गाबा का भी लॉस होगा। एंड ग्लूटामेट में क्या होता है, एनएमडीए रिसेप्टर हाइपो फंक्शनिंग। ठीक है, ये हो गए सारे रिसेप्टर्स। अब इसमें एक याद है पॉजिटिव मीजोलिम्बिक, नेगेटिव मीजोकॉर्टिकल, याद नहीं रहता है
तो अपन ने एक निमोनिक बना लिया पॉजिटिव ml, 60 ml, 30 ml, 90 ml पेग, P फॉर पॉजिटिव। तो ये अपनी न्यूरोफिजियोलॉजी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो अपन ने देख लिया कि किसकी लेवल इंक्रीज हो रहा है, किसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। नाउ कमिंग टू न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग, ये नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल वेंट्रिकल्स, ठीक है। इन क्रोनिक सिजोफ्रेनिया दिस वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट प्लस कॉर्टिकल एट्रोफी, ठीक है। तो इसमें अपना क्या क्या हो गया, देयर इज साइंस ऑफ कॉर्टिकल एट्रोफी एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, ठीक है। ये न्यूरो इमेजिंग करा अपन ने। अब न्यूरो पैथोलॉजी, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, लिविंग में क्या करा, न्यूरो इमेजिंग, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में क्या हो गया, न्यूरोपैथोलॉजी। तो इसमें अपने को क्या मिला, सेरिब्रल एट्रोफी, है ना, वाइडनिंग ऑफ कॉर्टिकल सल्काई, इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स जो अपन देख चुके हैं, और श्रिंकिंग ऑफ हिप्पोकैम्पस। दीज आर द ऑटोप्सी फाइंडिंग्स सीन इन ए पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। जब अपन अब नाउ वी हैव कवर्ड द न्यूरोबायोलॉजी एस्पेक्ट, द न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो इमेजिंग एंड न्यूरोपैथोलॉजी। नाउ मूविंग टू सिम्प्टोमेटोलॉजी। सिम्प्टोमेटोलॉजी में क्या होता है, तीन कोर सिम्टम्स होते हैं। तीन कोर सिम्टम में क्या हुआ, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स, मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, AH, है ना। नेगेटिव सिम्टम्स, तेरे नाम, सोशली विड्रॉन, अलूफ, और डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। तो अपन अब एक एक करके सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या है, पढ़ा है अपन ने मीजोलिम्बिक, ML पॉजिटिव। तो फर्स्ट इज द डिल्यूजन, निमोनिक है DH, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। तो डिल्यूजन है, मोस्ट कॉमन डिल्यूजन क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अदर में क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डॉक्टर साहब मेरे को तो घर वाले मारना चाहते हैं, खाने में जहर मिलाना चाहते हैं, लोग मुझे मारने को आ रहे हैं ना, ये सब मुझे मारना चाहते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डॉक्टर साहब ये तीन लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, वो मेरे को देख के हंस रहे हैं, वो मेरी बातें चल रही है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिर हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ब्यूलर की थ्योरी में पढ़ा था अपन ने, सॉरी स्नाइडर की थ्योरी में फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, परसेप्शन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। सेकंड इज विजुअल हेलुसिनेशंस, बट व्हेनेवर देयर इज विजुअल हेलुसिनेशन रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। अब पॉजिटिव सिम्टम क्या है, समथिंग हैज बीन एडेड टू द नॉर्मल माइंड, समथिंग हैज बीन एडेड। So when we give antipsychotics, these symptoms respond well to medications. So it is a good prognostic factor. Now coming to the negative symptoms. Negative symptoms में क्या था, mesocortical, decreased dopamine. इसका निमोनिक अपन ने याद रख लिया 6A। बट फिर वही बात, अपन ए नाम से बहुत सारी गर्लफ्रेंड अपनी, अनामिका, आराधना, अनन्या, तो अपन सबका नाम याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो अपन ने एक और निमोनिक बना लिया, SPLFNV, ठीक है, SPLFNV, सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग फॉर नर्व्स एंड वेंट्रिकल्स। नाउ जस्ट राइटिंग द निमोनिक, AS में क्या हो जाएगा, एसोशियलिटी। देन AP में क्या होगा बताओ, एपैथी। देन AL इज फॉर एलोगिया, effective flattening. AN is for anhedonia and AV is for evolution, ठीक है। ये अपने हो गए नेगेटिव सिम्टम 6 से। देन वी विल मेक अनदर निमोनिक, सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग फॉर nerves and ventricles, asociality, apathy, elogia, affective flattening, anhedonia and evolution. Asociality,
अपन ने बात किया था ऑटिस्टिक थिंकिंग, ब्यूलर थ्योरी, ऑटिस्टिक थिंकिंग में बिहेवियर रहता है सोशली विड्रॉन, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, एपैथी, लैक ऑफ कंसर्न, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एलोगिया, डिक्रीज टॉक, डिक्रीज वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव फ्लैटनिंग, 4A में वो था ना इफेक्टिव फ्लैटनिंग, इमोशनल ब्लंटिंग, डिक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन। एनिडोनिया, मोस्ट कॉमन नेगेटिव सिम्टम, पहले तो मजा आता था, अब मजा नहीं आता है। पहले मुझे इन गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने मजा आता था, अब मजा नहीं आता है। 2 साल हो गए, अब मजा नहीं आ रहा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली होता भी है लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज एंड इवोल्यूशन, लैक ऑफ ड्राइव फॉर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गए 6A, ये हो गए निगेटिव सिम्टम्स। अब निगेटिव सिम्टम्स की सिग्निफिकेंस क्या है? बॉडी नॉर्मल, समथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट, ठीक है, निगेटिव सिम्टम्स। तो negative symptom respond poorly to medications, so it is a poor prognostic factor. Now the third core symptom जो है disorganization symptoms है, disorganized speech और disorganized behavior। अब thought के लेवल पे देखो क्या है, there is a train of thoughts A to B to C to D to E, but in schizophrenia this association is lost, like the thoughts will be like this, so there is loosening of association, formal thought disorder। अब थॉट्स के लेवल पर डिस्टर्बेंस है, देन स्पीच विल आल्सो बी इररिलेवेंट। तो कॉमन कंप्लेंट होता है डॉक्टर साहब बेतुकी बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, दैट विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनकोहेरेंट स्पीच, है ना, इनकोहेरेंट स्पीच, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। फिर क्या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इट इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिजार बिहेवियर, ठीक है, सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट टू सिचुएशन। जैसे अब कोई किसी के डेथ में गए हुए हैं, मैयत में गए हुए शमशान पे, वहां पे हंस रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, दैट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और कैटाटोनिक बिहेवियर है ना, विच विल बी डिस्कस्ड इन कैटाटोनिया वाले लेक्चर में, कैटाटोनिक बिहेवियर को मैं बताऊंगा। तो अपना तीन कोर सिम्टम हो गया, क्या क्या हो गया, पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम एंड डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। अब अपन चलते हैं कि ये सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ लिया, अपन इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कोई एक सिम्टम मिला तो थोड़ी अपन उसको सिजोफ्रेनिया बोल देंगे ना, वी नीड ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या है, देयर 5 सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर और निगेटिव सिम्टम्स। ये अपना पहला था पॉजिटिव सिम्टम, ये डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम था और ये निगेटिव सिम्टम्स था। ये तीनों जो कोर सिम्टोमेटोलॉजी थी उसकी, उसमें से 2 और मोर आउट ऑफ 5, ठीक है, फॉर एन एक्टिव पीरियड ऑफ 1 month एंड आउट ऑफ 2 1 मस्ट प्रेजेंट फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, मतलब डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कोई एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जो होती है DSM-5 के अकॉर्डिंग दैट इज 6 months। 6 months is the total duration of illness, and for one active 1 month period of active symptoms consisting of delusion, hallucination, disorganized speech, disorganized और catatonic behavior और negative symptoms, इन पांचों में से मिनिमम 2 सिम्टम होना चाहिए। बट टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 6 month। अब यही टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होता है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट पीजी और एनएसएट में। तो इसमें टोटल ड्यूरेशन में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है अलग अलग, जैसे DSM-5 TR, ICD-11 और ICD-10, इन्होंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। फॉर DSM वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फॉर DSM-5 6 month सिजोफ्रेनिया, फॉर लेस देन 1 month इट इज ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और इनके बीच में अगर है तो सिजोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर। वाइल ICD-10 और ICD-11 जो है ये मोर देन 1 month जो एक्टिव पीरियड होता है उस पर इसको सिजोफ्रेनिया लेबल करता है, और लेस देन 1 month पे इसको बोलते हैं ATPD, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। तो जो DSM-5 है और जो ICD-10 ICD-11 है, इसमें लेस देन 1 month है तो DSM-5 के अकॉर्डिंग ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और ICD-10 ICD-11 के हिसाब से ATPD। और सिजोफ्रेनिया लेवल करने के लिए DSM-5 TR से डायग्नोसिस बना रहे तो मोर देन 6 month, और ICD-10 ICD-11 के हिसाब से मोर देन 1 month। तो ये ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। अब जो ICD-10 है इसने सब टाइप्स ऑफ
सिजोफ्रेनिया को, सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया बताया है, तो उसका निमोनिक हमने एक बना लिया है पीएचसी आरएसओ, पीएचसी पे आरएसओ की ड्यूटी लगा दी, ठीक है। तो पैरानॉइड, हेबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक, रेसिडुअल, सिंपल, अदर्स या फिर अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो ये 6 सब टाइप्स में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट ये आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग है। अब आरएसओ की ड्यूटी जो है पीएससी पे लगाने का मतलब नहीं है, तो जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो अपना डीएसएम 5 टीआर और आईसीडी 11 ने उसको हटा दिया है, दिस हैज बीन रिमूव फ्रॉम डीएसएम 5 एंड आईसीडी 11। बट क्वेश्चंस आते हैं तो अपन सब टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख। जो आईसीडी 10 है उसके अकॉर्डिंग जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है ना, इसमें सिम्टम्स जो होगा वो मोस्टली पॉजिटिव सिम्टम होगा, ठीक है। और हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है, इसमें निगेटिव सिजोफ्रेनिया, निगेटिव सिम्टम्स और डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स मिलेंगे। पैरानॉइड सिम्टम, डॉक्टर साहब मुझे कोई मारना चाहता है, एएच आएगा, डिल्यूजन आएगा, ये सब आएगा। हेबिफ्रेनिक जो वॉन्डरिंग अवे बिहेवियर होते हैं, ठीक है, रोड पे डले रहते हैं, होमलेस होते हैं, डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी मिलता है, ये अपने को हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया मिलेगा, ठीक है। फिर कैटाटोनिक में मोटर सिम्टम्स मिलेंगे। रेसिडुअल में क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है अपने को निगेटिव सिम्टम्स और मिनिमल मिलता है पॉजिटिव सिम्टम्स। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है सिंपल सिजोफ्रेनिया, इसमें निगेटिव सिम्टम मिलेगा और पॉजिटिव सिम्टम्स तो एब्सेंट होता है। तो ये अपने को सिम्टोमेटोलॉजी वाइज से सब टाइप को अपन ने देख लिया। पैरानॉइड इज पॉजिटिव सिम्टम, हेबिफ्रेनिक में रोड पे एमलेस वॉन्डरिंग, डिसऑर्गेनाइजेशन और निगेटिव सिम्टम मिलता है। कैटाटोनिया मोटर सिम्टम। रेसिडुअल में मैक्सिमम मिलेगा निगेटिव सिम्टम, मिनिमल पॉजिटिव सिम्टम, और इसी को एक्सटेंड कर दो तो निगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव नहीं मिलेगा, सिंपल सिजोफ्रेनिया। ऑनसेट की बात करें अपन तो लेट ऑनसेट होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का और अर्ली ऑनसेट हो जाता है हेबिफ्रेनिक का। क्लिनिकल फीचर की बात कर चुके हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड परसिक्यूशन मिलेगा। और हेबिफ्रेनिक में क्या होगा, पुअर सेल्फ केयर और हाइजीन मिलेगी। और पोस्चरिंग, कैटाटोनिया में क्या सिम्टम मिलेंगे, कैटाटोनिया के सिम्टम मिलेंगे, मोटर सिम्टम मिलेंगे। कैटाटोनिया जो है वो मैं अगले 3rd लेक्चर में पढ़ाऊंगा along with ओपीडी अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें डिल्यूजन डिसऑर्डर और कैटाटोनिया की बात करेंगे, तो उसमें ये सिम्टम्स अपन डिटेल में बात करेंगे। पहले ही बताया पैरानॉइड, पैरानॉइड जो हेबिफ्रेनिक होती है उसमें जो सी होता है सीवियर डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी होता है, पेशेंट रोड पे डला हुआ है, होमलेस है। और जो पैरानॉइड डिसऑर्डर होती है उसमें पर्सनैलिटी प्रिजर्व रहता है। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे निमोनिक से, इसमें सब कुछ पी है, पैरानॉइड, पॉजिटिव, परसिक्यूशन, पर्सनैलिटी प्रिजर्व, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें, पॉजिटिव सिम्टम है तो ट्रीट करना आसान है, प्रोग्नोसिस गुड होगा। निगेटिव सिम्टम, प्रोग्नोसिस बैड होगा। कैटाटोनिया बेस्ट प्रोग्नोसिस बिकॉज इसमें अपना ड्रग ऑफ चॉइस है आईवी लोराजेपाम और इट रिस्पॉन्ड्स वेरी गुड टू आईवी लोराजेपाम एंड ऑल्सो टू ईसीटी, तो इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है। और सिंपल सिजोफ्रेनिया का जो होता है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। तो इस पे अपने को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको बना सकते हैं सब टाइप्स में। अब पैराफ्रेनिया, कुछ अलग टर्म्स हैं जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराफ्रेनिया इज द पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया इन द एल्डरली, लेट ऑनसेट मोर देन 45 इयर्स। स्यूडोन्यूरोटिक और एम्बुलेटरी सिजोफ्रेनिया जो होता है वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है। वॉन गॉग सिजोफ्रेनिया इज सिजोफ्रेनिया प्लस सेल्फ म्यूटिलेशन। और प्रॉफ म्यूटेशन जो है वो क्या होता है, इट्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पीआर है तो इधर एमआर है ना। तो ये सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया पे अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पे। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, अपन ने सिर्फ याद रखेंगे गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स अपन याद नहीं रखेंगे, गुड से ही अपन सारा क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो गुड से याद रख लिया अपन ने, गुड फूड याद रख लिया, ठीक है। तो गुड फूड में अपन को जैसे मुझे अच्छा लगता है केएफसी, समोसा और पास्ता, ठीक है। तो अपन इससे कैसे याद रखेंगे, तो केएफसी में क्या है, क्रोज क्लासिफिकेशन, टीजे क्रो क्लासिफिकेशन था उसमें, टाइप 1 सिजोफ्रेनिया था, इसमें मोस्टली पॉजिटिव सिम्टम होता है। तो पॉजिटिव सिम्टम अपन ने याद रखा था कि
गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। तो टाइप 1 सिजोफ्रेनिया, और इसमें क्या और क्या मिलता है, सीटी स्कैन जो होता है नॉर्मल वेंट्रिकल्स मिलते हैं, देयर इज नो वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। तो क्रोज क्लासिफिकेशन हो गया, और सीटी स्कैन नॉर्मल वेंट्रिकल्स। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, इफ देयर इज मूड डिसऑर्डर वी कैन ट्रीट द डिसऑर्डर। ठीक है, तो मूड और जो इफेक्ट वाले कंपोनेंट होते हैं वो जो होते हैं पॉजिटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ होते हैं। देन वी कमिंग टू द सेकंड, समोसा। एस इज फॉर सेक्स, फीमेल, इस फोटो को याद रखना है अपने को। ठीक है, फीमेल है, ठीक है, बाल व्हाइट हो रहा है, ग्रे हो रहा है, लेट ऑनसेट, कोई 45 ईयर, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, मैरिड, क्यूट दिख रही है, ऑनसेट एक्यूट, स्ट्रेसर्स प्रेजेंट हैं, इफेक्टिव सिम्टम्स डिप्रेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सारे जो होते हैं ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, एब्सेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर अगर प्रेजेंट है तो दैट इज अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। इफेक्टिव कंपोनेंट जहां भी होता है वो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। एब्सेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया इज अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। सुसाइड अटेम्प्ट एब्सेंट है, और टाइप्स भी अपने डिस्कस किया था, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और कैटाटोनिया जो होता है वो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में। अब इसको जस्ट अपोजिट कर देना, वो निगेटिव, वो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होगा या पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, जैसे टाइप 1 टाइप 2, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ नॉर्मल वेंट्रिकल्स, एबनॉर्मल वेंट्रिकल्स, सब अपोजिट करना है, वो हो जाएगा अपना निगेटिव पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो अपने को गुड याद रखना है, और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए इससे क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। अब जो ICD-10 था उसने तो सब टाइप्स बांटा था, बट ICD-10, ICD-11 जो है और DSM-5 TR है, इसने 3 में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज द फर्स्ट एपिसोड, देन इज द मल्टीपल एपिसोड और कंटिन्यूअस इलनेस। फर्स्ट एपिसोड, एक एपिसोड आया, फिर एक्सेपरेशन हुआ, फिर वो रिमिशन में चला गया। मल्टीपल एपिसोड्स हो रहे, फिर रिमिशन में चला गया, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ ए नेक्स्ट एपिसोड। और कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस है, इलनेस है, ठीक है, ये मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें अपन ने एंटीसाइकोटिक जब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर रिमिशन फर्स्ट एपिसोड में 2 ईयर्स, फॉर मल्टीपल एपिसोड्स आफ्टर रिमिशन 5 ईयर्स टू लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, है ना, अकॉर्डिंग द पेशेंट प्रोफाइल और द क्लिनिकल प्रोफाइल। और कंटिन्यूअस इलनेस में जब ऑलरेडी सिम्टोमेटोलॉजी है तो पेशेंट विल बी ऑन एंटीसाइकोटिक, है ना। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो एंटीसाइकोटिक है वो मैंने लेक्चर नंबर सेकंड में एंटीसाइकोटिक्स में कवर करा है। सिजोफ्रेनिया और साइकोटिक जोन में 3 लेक्चर्स बनाए। फर्स्ट जो है सिजोफ्रेनिया, सेकंड इज एंटीसाइकोटिक, और जो थर्ड है वो ओपीडी बताया मैंने, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें डिल्यूजन डिसऑर्डर, कैटाटोनिया पढ़ाया मैंने। और जो इसकी जो बेसिक जो ट्रीटमेंट एल्गोरिदम है वो मैंने यहाँ डिस्कस करा है। तो जो ट्रीटमेंट है ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक अपन देते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विथ ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, है ना, एक्सेप्ट क्लोजापिन, लाइक वी स्टार्ट विथ ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, ठीक है, एरिपिप्राजोल, है ना, इससे अपन स्टार्ट करते हैं। फिर इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स ऑन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, एडिक्वेट डोज, एडिक्वेट ड्यूरेशन, ठीक है, देन वी ऐड टिपिकल एंटीसाइकोटिक। फिर वी वेट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द एडिक्वेट ड्यूरेशन, एंड फिर जब दोनों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टिपिकल पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और टिपिकल पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन देयर इज ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया, दैट इज फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक, है ना, 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक, 2 डिफरेंट क्लास। देन फॉर एडिक्वेट ड्यूरेशन एंड एडिक्वेट डोज, तो उसको कहते हैं अपन ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। देन वी कंसिडर क्लोजापिन थेरेपी। तो सीक्वेंस क्या हो गया, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक, और फिर क्लोजापिन, एटीसी। फिर क्लोजापिन पे भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको वी डू क्लोजापिन ऑग्यूमेंटेशन, लाइक वी ऑग्यूमेंट क्लोजापिन विद डोजेज ऑफ ओलेंजापिन, विद डोजेज ऑफ क्यूटियापिन, एरिपिप्राजोल, अलग अलग से ऑग्यूमेंट करते हैं। एंड व्हेन देयर इज क्लोजापिन से भी रेसिस्टेंस है, एडिक्वेट डोज ऑफ क्लोजापिन पे भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन वी कंसिडर ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।
Your detail of electroconvulsive therapy will be discussed in brain stimulation technique according as new techniques like RTMS and all. तो उसको अपन मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा. So we have covered this schizophrenia. The workbook you can download from this link, और देन यू कैन सिंक्रोनाइज द वीडियो विद द वर्कबुक, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो. इससे आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड द डाउट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक ऑन दिस चैनल. और भी कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में, कैसा पढ़ा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चाहिए, you are free to discuss there. So we will meet in next video, that is antipsychotic. Okay, thanks a lot. Thank you.